वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस अगेन। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक क्लियर करूंगा, जिसमें कि पहला वाला होगा ये जो मेरी बाइक है, इसकी जो थर्ड सर्विसिंग की उसमें एक्चुअली क्या क्या हुआ, और उसके बाद मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था वो एक क्लियर करूंगा। सेकंड टॉपिक जो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्ड सर्विसिंग के बाद जो मेरे बाइक में रनिंग मेंटेनेंस जो होता है अपना, उसमें क्या क्या हुआ वो एक बताऊंगा। और तीसरा टॉपिक रहेगा सिरामिक कोटिंग का, जो कि मैंने लास्ट टाइम 5,000 पे करके रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से किया था, और जिसमें 2 साल का वारंटी था। और 1 साल होने के बाद मैंने उनको बोला था कि जो भी माइनर स्क्रैचेस रहेंगे वो मुझे हटा के दो। तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि एक बार फिर से आ जाओ, आपको फिर से एक बार एक सिरामिक का कोट चढ़ा के देंगे। तो इसीलिए 3 चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी। ठीक है, एक एक करके आपको सारे पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पहले क्लियर कर दे, जो कि है थर्ड सर्विसिंग वाला। थर्ड सर्विसिंग के दौरान तो पहले ऑयल रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर रहता है उसको भी रिप्लेस करते हैं, और ऑलमोस्ट 1.8 लीटर तक का जो ऑयल रहता है, से लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक ऑयल, वो इसमें वो डालते हैं। ऑयल डालने के बाद फिर दूसरी बारी आती है अपना एयर फिल्टर, जो कि उस तरफ है, इस चेम्बर में रहता है। ऑयल फिल्टर तो पूरा नया डाला जाता है, और बेसिकली ये जो चीज़ें रहती है उनका जो 10,000 किलोमीटर वाला किट रहता है उसमें सारी ऑलरेडी प्री प्लान रहती है। मतलब शेड्यूल मेंटेनेंस में वो पूरा किट ही दिया जाता है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है। और उसी के साथ जो मेन चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अपना जो 10,000 किलोमीटर वाला जो सर्विसिंग किट है उसमें एक हेड कवर की गैस्केट रहती है यहाँ की। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि थर्ड सर्विसिंग के दौरान ये जो अपना हेड कवर है, इसमें जो टैपेट्स रहते हैं उनको एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, जो कि करना चाहिए। हर थर्ड सर्विसिंग में ये गैस्केट दी जाती है। मतलब एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि अगर रॉयल इनफील्ड वाले इस हेड कवर की गैस्केट दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी तरफ से भी यही मानना रहेगा कि थर्ड सर्विसिंग में अपने टैपेट जो है उनको एडजस्ट करवा लिए जाए। इनकेस अगर आपके टैपेट्स अच्छे, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है, उनके टैपेट नॉइज़ नहीं आ रहा है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे केस में क्या हुआ था कि जब भी मैं बाइक स्टार्ट करता था तो तुरंत टैपेट नॉइज़ आता था। कभी कभी एडजस्ट कर सकते, मतलब थोड़ा अगर डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिया तो उसमें अगर आवाज़ आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इतना अगर आप डिस्टेंस कवर करने के बाद आवाज़ आ रहा है तो को नॉर्मल है, क्योंकि वो थर्मल एक्सपांशन की वजह से वो टैपेट नॉइज़ आता है। बट सडनली अगर आ रहा है तो वो फिर एक कंसर्न है। आपको टैपेट एडजस्ट करना ही पड़ेगा थर्ड सर्विसिंग में, जो कि जब से मैंने टैपेट एडजस्टमेंट किया है तब से आवाज़ आनी बंद हुई है, और राइडिंग करते टाइम थोड़ा सा पीसफुल लगता है। तो मैं भी रेकमेंड करूँगा कि थर्ड सर्विसिंग में आपके जो टैपेट्स रहेंगे वो एडजस्ट करवा लो, क्योंकि वो आवाज़ आएगी। अगर रॉयल इनफील्ड वाले 10,000 किलोमीटर वाले किट में अगर वो दे रहे, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब लोग भी 10,000 किलोमीटर पे टैपेट एडजस्ट करवाओ। भले वो ना बोले, बट आप उनको फोर्स करो कि मेरे टैपेट एडजस्ट करवा के ही दो। इन केस अगर आवाज़ आ रही होगी तो, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पर अगर आवाज़ आ रही है टैपेट नॉइज़, तो टैपेट एडजस्ट करवाना ही बेहतर रहेगा। तो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ये टैपेट एडजस्ट करवाने के बाद फिर बारी आती है जो अपने ब्रेक पैड्स है। दोनों तरफ के ब्रेक पैड्स मैंने चेंज करवा लिए, क्योंकि ऑलरेडी रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर मेरे घर से दूर है। तो वो बोले कि 1,000 किलोमीटर चलेगा आगे वाला भी, और पीछे वाला तो गया था। तो इसकी वजह से मैंने बोला दोनों आप चेंज करो। तो वो एक चेंज हो चुका है। और बाकी
उस उस टाइम पे इतना कुछ इशू नहीं था, चेन वगैरह सब अच्छा था, चेन वगैरह ल्यूब किया, क्लीन किया। एक और पॉइंट बताना भूल गया मैं आपको, इसमें जो थ्रॉटल बॉडी रहती है वो भी थर्ड सर्विसिंग में क्लीन की जाती है, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना वो एक थर्ड सर्विसिंग का पार्ट ही है एक तरह से। तो चलो अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो थर्ड सर्विसिंग के दौरान तो ये सब चीज़ें कवर कर चुका था मैं, बट उसके बाद क्या हुआ, जो स्प्रॉकेट के जो टीथ थे वो थोड़े से डैमेज हो चुके थे, और उसकी वजह से चेन भी थोड़ी सी एबनॉर्मल हो चुकी थी। मतलब चेन में अनइवन टेंशन बहुत क्रिएट हुआ था, एक जगह पे ज़्यादा टाइट थी, एक जगह पे ज़्यादा लूज थी। बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा था वो। तो बेसिकली इशू ये हुआ था कि ये जो मेरा स्प्रॉकेट था, स्प्रॉकेट के टीथ थोड़े से डैमेज हो चुके थे, उसकी वजह से ये जो मेरी चेन थी, चेन में थोड़ा सा अनइवन टेंशन भी क्रिएट हुआ था। जैसे कि एक जगह पे ज़्यादा टाइट हो रही थी और एक जगह पे कम टाइट हो रही थी, मतलब थोड़ी सी लूज थी। तो उसकी वजह से एट द एंड मैंने डायरेक्ट चेन स्प्रॉकेट चेंज करने का डिसीजन ले लिया, और डायरेक्ट ये जो चेन स्प्रॉकेट है और चेन ये चेंज कर लिया। जब भी हम चेन स्प्रॉकेट चेंज करते हैं तो ये पीछे वाला चेन स्प्रॉकेट और वो आगे वाला जो छोटा रहता है वो, उसको भी चेंज किया, और उसी के साथ ये अपना चेन भी नया डाला जाता है। तो ये एक चीज़ चेंज किया उस टाइम पे मैंने, और उसी के साथ ये जो अपना चेन स्प्रॉकेट का बियरिंग रहता है उसको भी चेंज किया। तो चेन स्प्रॉकेट चेंज होने के बाद तो बेसिकली देखो, आगे वाले अलॉय व्हील में दो बेयरिंग रहती है और पीछे वाले अलॉय व्हील में दो बेयरिंग रहती है, और उसी के साथ एक स्प्रॉकेट वाली बियरिंग भी अलग से रहती है, जो कि यहाँ पर रहती है उस तरफ, जो कि जिधर स्प्रॉकेट माउंट होता है। और इधर जो दो बेयरिंग रहती है ये वाले सेक्शन में, ये जो अपना रियर व्हील है, यहाँ पे दो बेयरिंग रहती है। तो टोटल अगर देखा जाए तो आगे दो, पीछे दो, और स्प्रॉकेट वाली बेयरिंग अलग से, तो टोटल पांच बेयरिंग इधर माउंट होती है। तो उसमें से चेन स्प्रॉकेट चेंज करते टाइम मैंने बस स्प्रॉकेट वाली बेयरिंग चेंज की थी, और ये जो आगे वाली दो और पीछे वाली दो वो चेंज करना मैं उस टाइम पे सोचा भी नहीं था, मतलब किया ही नहीं मैंने। पर जब मैंने चेन स्प्रॉकेट चेंज किया उसके बाद थोड़ा सा किलोमीटर चलाया मैंने, 200-300, उसके बाद फिर पीछे वाली बीरिंग से आवाज़ आने लगा। आवाज़ पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मुझे लगा डिस्क ब्रेक करेगा, बट एट दी एंड में रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में फिर से एक बार गया, तो पीछे की दो और आगे की दो, चारों बेरिंग चेंज कर ली। तो अभी मेरी सारी बेरिंग नहीं है, इवन स्प्रॉकेट की पकड़ के। तो इसी के साथ ये सेकंड वाले टॉपिक में मुझे बस यही कहना है कि जो थर्ड सर्विसिंग में मैंने बेरिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं किया था, तो थोड़े दिन बाद मुझे वो सब करना पड़ा, जिसमें कि मैंने आगे वाली दो, पीछे वाली तीन स्प्रॉकेट की मिला के, तो इतनी बेरिंग मैंने पूरी की पूरी नहीं डाल दी। मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप बेरिंग चेंज कर रहे हैं एक भी, तो मुझे लगता है कि अगर रेयर व्हील की मैं एक साइड की बेरिंग चेंज कर रहा हूँ, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि दोनों बेरिंग एक साथ चेंज करो, क्योंकि क्या पता थोड़े दिन बाद दूसरी बियरिंग भी खराब हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर से एक बार खर्चा वो सब खुलवाओ। इससे अच्छा अगर पीछे वाली एक बियरिंग अगर आपकी डैमेज है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि दोनों बियरिंग आप रिप्लेस ही करो, और आगे भी वैसे ही किया मैंने। तो ये रहा मेरा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में ये जो रनिंग मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं, जिसमें कि बेरिंग, स्प्रॉकेट, ये सब चेंज किया मैंने। और ये जो लास्ट टॉपिक है, जो कि मैंने बोला था सिरामिक कोटिंग, अभी ये जो शाइन देख सकते हैं मेरे बाइक के टैंक पे, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने सिरेमिक कोटिंग कराया है, जिसमें कि मैंने 5,000 लास्ट टाइम उनको दिया था, जिसमें कि मेरी पूरी बाइक है, मेरी पूरी बाइक को उन्होंने सिरेमिक कोटिंग का लेयर चढ़ाया था। और उसमें उन्होंने बोला था कि आपको अगर माइनस स्क्रैचेस रहेंगे तो उसमें हम आपको फिर से पॉलिश करके देंगे और एक सिरेमिक का लेयर चढ़ा के देंगे। तो इस टाइम पे भी उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने सीधा ये जो टैंक है मेरा, अगर रिपीट कर रहे हैं सिरेमिक कोटिंग तो उस टाइम पे बस टैंक ही बस
फिर से एक बार पॉलिश होके सिरेमिक की लेयर चढ़ाते हैं वो। बाकी का जो ये फेंडर वगैरह है ये सब नहीं किया जाता उसमें। तो ठीक है, उन्होंने टैंक को पॉलिश किया और उसको सिरेमिक का लेयर एक लगा दिया। तो यही था, तीसरा टॉपिक यही था। अभी बहुत देर तक यहाँ पर रुका हूँ। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके ये जो नीरा देवगढ़ डैम का जो रोड पानी में जो कवर था वो आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने पहले भी दिखाया, बट इस टाइम पे अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो एक क्लियर करता हूँ। यहाँ से सीधा वो जो पानी में जो पहले कवर था रोड वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर यहाँ से निकल के पहले यहाँ से जो रोड गया है जो कि पहले पानी में था बारिश के टाइम पे, वो पहले एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। चलो ठीक है। क्या काटा बे भाई, कुछ तो काटा। चलो ठीक है, निकलते अभी यहाँ से। कुछ यहाँ पे रह नहीं गया, अभी निकलना ही बेहतर रहेगा। गोप्रो भी अभी फ़िलहाल चल रहा है तो थोड़ा जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, सही है ना। थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद जहाँ तक पानी होगा उसके बाद फिर से लौट आएंगे। बहुत दिनों के बाद मैं मोटो व्लॉग बना रहा हूँ आज। कैसे तैसे जुगाड़ करके सब बनाना पड़ रहा है बैटरी का इशू होने की वजह से। लास्ट टाइम भी यहाँ पर आया था मैं, अगर किसी ने वो वाला वीडियो देखा होगा तो उनको मालूम होगा, पर अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो ठीक है, फिर से एक बार जाएंगे। यहाँ पर इतना दूर आया हूँ तो ये बाजू में पानी देखो अभी भी है, समर तक ये वाला पानी भी पूरा सूख जाएगा। तो बेसिकली ये जो रोड है ना भोरघाट में, मेन रोड अभी वो ऊपर का दिख रहा है वो वाला है, पर वो बनने से पहले यही रोड था। इसी रोड की मदद से पुणे जाते थे, और जब ये इस डैम में गया तो उसके बाद से ये रोड ऐसे ही पानी के अंदर रहता है और इसको अभी कोई यूज़ नहीं करता है। बाकी नया रोड जो बोला मैंने वो देखो ऊपर से लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और क्यू टर्न मारेंगे। बारिश के टाइम पे पानी बहुत नीला दिखता है यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है ये वैसे। यही देखो यहाँ पर भी अभी तक पानी है पूरा। ये क्या ऐसा ऐसा क्यों दिख रहा है पूरा? ये देखो अभी यहाँ तक पानी भरा है। बेसिकली यहाँ से भी रोड जाता है आगे, जिसमें कि मैं पहले भी गया हूँ। वो देखो यहाँ से होके वो वाला रोड, वहाँ से होके फिर से वहाँ से जाता है। पानी तो अभी यहाँ पर है पूरा। ये भी बहुत गहरा है, यहाँ से अगर कोई जाएगा तैरना नहीं आता तो डूब जाएगा। और बारिश के टाइम पे उस लेवल तक पानी रहता है, मतलब देखो ना कितना गहरा है, उस लेवल तक। तो चलो निकलते यहाँ से। यही दिखाना था। अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना
तो ये वाला पानी भी सूख जाएगा और वहाँ से ये वाला रोड दिखेगा। सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा सीन रहेगा यहाँ पे डेफिनेटली। पर अभी फ़िलहाल अपन निकलते, अपने को सनसेट तक नहीं रुकना है। यहाँ से सीधा अभी निकल जाएंगे।